Miscellaneous exercise of sets. In question number 6 we have assume that PA equals to PB, then show that A equals to B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं PA और PB का मतलब क्या है. PA और PB को हम बोलते हैं पावर सेट्स. तो एग्जांपल से समझते हैं पावर सेट होता क्या है. अगर हमने एग्जांपल लिया इफ A इक्वल्स टू 1, 2, उसके अंदर दो एलिमेंट्स है. एक A कोई सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स 1 और 2 है. अगर हमें इसमें पावर ऑफ A या पावर सेट ऑफ A निकालना है तो हो जाएगा ये 5, 1, 2 एंड 1, 2. दैट मीन्स जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस A के इंक्लूडिंग दिस 5, जैसे कि 1 बन सकता है एक सबसेट इसका, इस A का सबसेट एक 1 बन सकता है, एक 2 भी बन सकता है और 1,2 भी बन सकता है. बट 2,1 और 1,2 सेम थिंग हो जाएगी, तो 2,1 नहीं लिखेंगे इसमें. तो जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं इस A सेट के उसको हम बोलते हैं पावर सेट. अगर हम डिफाइन देखिए पावर सेट की तो होती है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट. मतलब जितने भी सबसेट का इनका कलेक्शन होगा A का वो पावर सेट में आएगा. तो ऐसे अगर एक हम एग्जांपल देखें इसके अंदर मैंने एक सेट लिया, कैपिटल X एक सेट है और ऐसे ही मैं आगे भी कैपिटल Y को एक सेट बोलूंगा और उसके अंदर एक एलिमेंट है स्मॉल x एंड वैसे यहाँ पे भी स्मॉल कैपिटल Y है सेट और उसके अंदर एक एलिमेंट y आ रहा है स्मॉल y. तो देखते हैं कैसे समझना है इसको. अब ये जो स्मॉल x एलिमेंट है मान के चलते हैं अगर वो बिलोंग कर रहा है A किसी सेट को, तो अब जो इसका सेट होगा इस एलिमेंट x का जो सेट होगा कैपिटल X वो PA में आएगा या ये बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ A में आएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ A में तो पूरा का पूरा एक सेट आ सकता है. तो हम ये बोल सकते हैं कैपिटल X जो कि एक सेट है वो बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A को. और अगर वो पावर सेट ऑफ A को बिलोंग करेगा तो पावर सेट ऑफ B को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज PA और PB तो बराबर दिया है हमें शुरू में, इसके अंदर हमें गिवन ही था. तो हम ये बोल सकते हैं कैपिटल X जो कि एक सेट था वो बिलोंग करेगा PB को. तो अगर वो PB को बिलोंग करेगा दैट मीन्स जो उसके एलिमेंट्स होंगे जैसे कि X जो होगा वो B को भी बिलोंग करेगा, उस सेट को भी, जैसे कि हमने यहां देखा. अब 1 जो है या हम ये बोल सकते हैं कि 1 जो एलिमेंट है उसका अगर हम सेट बनाए तो वो PA में आ रहा है. वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कैपिटल X एक सेट है तो वो PB में भी आएगा. तो ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कैपिटल X जो सेट है उसके एलिमेंट जो X है वो बिलोंग करेगा B को. अब X जो था वो A को भी बिलोंग कर रहा है, X अगर B को भी बिलोंग कर रहा है दैट मीन्स वो दोनों में ही आ रहा है, A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि A जो होगा वो सबसेट होगा B का, बिकॉज A का जो एलिमेंट X है वो B के अंदर भी आ रहा है, तो A इज द सबसेट ऑफ B. तो फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे हम इसको. एंड सेकंड बिल्कुल आगे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है. हमने लेट किया, एक और सेट लेट कर लिया, इसके अंदर हमने y इक्वल्स टू कैपिटल Y एक सेट जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था और उसके अंदर एक एलिमेंट y आ रहा है. तो अगर हम इसमें देखें लेट के हमने y बिलोंग्स टू B, दैट मीन्स वो जो सेट होगा y का, इस y का जो सेट y है कैपिटल Y वो बिलोंग करेगा PB को, और अगर वो PB को बिलोंग करेगा तो PA को भी करेगा, बिकॉज दोनों ही इक्वल दिए हैं इसके अंदर. तो अब जो ये भी लिख सकते हैं हम y बिलोंग्स टू A, दैट मीन्स छोटे वाले y मतलब ये एलिमेंट जो है वो A के अंदर भी आएगा, और जैसे कि हमने लेट किया था शुरू में B के अंदर भी आ रहा है y और A के भी अंदर आ रहा है. दैट मीन्स ये अगर B के अंदर भी आ रहा है और A के भी अंदर आ रहा है तो ये बोल सकते हैं हम B बिलोंग्स टू या B इज द सबसेट ऑफ A, बिकॉज जो एलिमेंट y है वो दोनों के ही अंदर आ रहा है, B में भी ला कर रहा है और A में भी. तो ये भी तो बोल सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A. फर्स्ट इक्वेशन से देखा हमने A इज द सबसेट ऑफ B एंड सेकंड इक्वेशन से देखा हमने B इज द सबसेट ऑफ A. अगर दोनों ही आपस में एक दूसरे के सबसेट है A और B तो हम ये बोल सकते हैं दोनों बराबर होंगे, तभी वो एक दूसरे के आपस में सबसेट है. और यही हमें प्रूफ करना था इसके अंदर कि A इक्वल्स टू B. 7th में हमें इसके अंदर दिया है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट A एंड B पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B. तो हमें प्रूफ करना है कुछ ये वाली स्टेटमेंट को. तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले A सेट को के अंदर एलिमेंट X आ रहा है एंड B सेट के अंदर एलिमेंट Y आ रहा है. दोनों सेट हमने लेट कर लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS सॉल्व करते हैं जिसमें हमें लिखा है पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B हमें निकालना है. तो पहले अगर हम बात करें पावर सेट ऑफ A के लिए तो वो हो जाएगा 5 एंड X, एंड ऐसे अगर पावर सेट ऑफ B की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ Y, तो ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ B का मतलब 5 कॉमा एंड इस तरीके से हम Y को भी लिख देंगे. तो पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B हमने निकाल दिया, और उन दोनों के बीच में हमें यूनियन चेकआउट करना था. तो अगर हम पावर सेट ऑफ A और पावर सेट ऑफ B के बीच में अगर यूनियन निकालते तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. 5 दो बार तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यूनियन में अगर दो वैल्यूज रिपीट हो रही होती है 5 जैसे इसमें दोनों में ही आ रहा है तो हम एक बार लिख देते हैं, देन X वाली वैल्यू एंड देन ये वाली Y वाली वैल्यू. तो पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B हमने निकाल लिया, कुछ इस तरीके से आया. तो हमने LHS सॉल्व करके इक्वेशन 1 डाल दिया इसको. तो LHS तो सॉल्व हो गया. अब इसके बाद हमें RHS में दिया हुआ था पावर सेट ऑफ A यूनियन B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A यूनियन B पता होना चाहिए, देन उसका पावर सेट निकालेंगे. तो अगर हम A और B जैसे कि हमें बताया अगर हम इसका यूनियन निकाले A यूनियन B तो वो हो जाएगा X कॉमा Y, और अगर इसके ऑल सबसेट्स पॉसिबल सबसेट्स बनाए तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B जो कि हो जाएगा 5 तो लगाना ही लगाना है हमें पावर सेट के अंदर. 5 मीन्स नो एलिमेंट, तो बट हमें लगाना ही पड़ेगा.
एंड एक्स वाई है तो पहला बनेगा एक्स, दूसरा बनेगा वाई और तीसरा बनेगा एक्स कॉमा वाई, जो कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी एग्जांपल में समझाया था जब मैंने ए सेट को 1,2 लेट किया था। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। जैसे कि हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गिवन कंडीशन है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं हो सकती। तो नॉट इक्वल टू का हम साइन लगाएंगे एंड स्टेटमेंट जो गिवन दी हुई है वो हमें एकदम फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इसके अंदर दिया है शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, किसी भी दो सेट के लिए हमें दिया हुआ है इसके अंदर A की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। एंड सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं इसके अंदर हमें दिया हुआ है A यूनियन B माइनस A इक्वल्स टू A यूनियन B। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि था हमारे पास A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। इसमें हमें एक प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी जो कि होती है A माइनस B की, जो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो बिल्कुल वैल्यू जो है वो A माइनस बी के इक्वली आने वाली है। तो हम A माइनस बी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे जैसे कि हमें गिवन था यहाँ पे हमें। अब जैसे कि हमें A की वैल्यू को इस तरीके से प्रूव करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें RHS को सॉल्व करके देख रहे हैं। RHS हमने लिया और A माइनस बी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर A इंटरसेक्शन B इनवर्स, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है। एंड हमारे पास बना है यहाँ पे A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। एंड अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि हम अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट होती है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कुछ ये बना देते हैं। बट अगर हम इस वाली स्टेटमेंट को अगर इसमें बनाने तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से हम ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लेंगे और हमारे पास बन जाएगा बी यूनियन बी डैश। और हमें जैसे कि पता है बी यूनियन बी डैश का या बी कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब है यूनिवर्सल सेट, मतलब अगर बी और उसका यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट का सिंपल सा मतलब होता है बी को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी, तो बी की वैल्यूज और बी को छोड़ के जितनी भी सारी वैल्यूज है वो ऑब्वियसली एक यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। तो उसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए के साथ, अगर किसी भी चीज का इंटरसेक्शन हमें निकालना होता है यूनिवर्सल सेट के साथ तो वही चीज आ जाती है। जैसे कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ जिसमें सारी ही वैल्यूज आती है यूनिवर्स की, तो हम ये बोल सकते हैं वो ए के इक्वल आएगा, जो कि बिल्कुल एलएचएस के इक्वल है। और अगर हम इसमें बी पार्ट में बात करें तो बी पार्ट में इसके अंदर हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो हम इसमें एलएचएस लेके चलते हैं जो कि हमें दिया हुआ है इसमें ए यूनियन बी माइनस ए, और बी माइनस ए की वैल्यू जैसे कि हमने यहाँ पे देखा प्रॉपर्टी में ए माइनस बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी इनवर्स थी, तो बी माइनस ए की वैल्यू भी हम रख सकते हैं इसमें बी इंटरसेक्शन ए इनवर्स। तो बी माइनस ए की जगह हम ये रखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। एंड इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे जो कि होता है एक तरीके से कुछ इस तरीके से, जैसे हम मैथ्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, ए को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन जो बीच वाला साइन है वो बीच में ही रह जाएगा और ए को आगे वाले से भी कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, बीच वाला साइन बिल्कुल ऐसे ही इंटरसेक्शन का, देन आगे ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया बी यूनियन बी डैश या बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, तो ऐसे यहाँ पे भी ए यूनियन ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो हो जाएगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और किसी का भी हमने इंटरसेक्शन निकालना हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो वही वैल्यू आती है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा, अगर हमने यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकाला था ए के साथ तो ए ही आया था, तो अगर हम यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए यूनियन बी के साथ तो वो ए यूनियन बी ही आएगा, जो कि बिल्कुल आरएचएस के इक्वल हो जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 9 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट, फर्स्ट पार्ट इसके अंदर हमें दिया है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो ये प्रूफ करना है हमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए के इक्वल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम वेन डायग्राम से देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो वो कुछ ये वाली टर्म होने वाली है। अगर हम वेन डायग्राम बनाते हैं ए और बी सेट्स का तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये बीच वाली टर्म से आती है, एंड उसका यूनियन अगर निकाले पूरे ए के साथ, अगर ए इंटरसेक्शन बी का जो कि ये आया है बीच में, उसका अगर हम यूनियन निकालते हैं ए के साथ तो मतलब उसका यूनियन ए के साथ निकालेंगे तो पूरी जितनी भी है वो आ जाएगा। तो मतलब ये पूरा का पूरा ए के इक्वल ही आने वाला है। तो प्रूफ करना है हमें बाय प्रॉपर्टीज। तो अगर हम देखें इसके अंदर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दूं मतलब ए इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए आगे वाले से भी हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है, एक तरीके से हम सोच सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और ए का यूनियन ए के साथ तो कुछ नहीं ए ही होने वाला है और बाकी का बिल्कुल ऐसे लिखा है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी की, वो तो बिल्कुल एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया हुआ है। तो वो बिल्कुल एक प्रॉपर्टी है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे। तो ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं वाली प्रॉपर्टी है क्या, जो कि सेकंड पार्ट में भी मुझे समझानी ही पड़ती। तो ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा हो जाएगा ये वाला, मतलब जितनी भी ये टर्म्स है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, दोनों ही सेट कवर हो जाएंगे इसके अंदर। और उसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ए के साथ, दैट मीन्स अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए के साथ
तो और कुछ नहीं, सिर्फ ए ही आएगा हमारे पास। तो हम डायरेक्टली इस स्टेप के बाद एक प्रॉपर्टी में ए लिखेंगे हम यहाँ पे, जो कि आरएचएस के इक्वली प्रूव करना है। और जो इसमें सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो बिल्कुल सेम ही दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम पार्ट दिया हुआ है। तो बिल्कुल ए इसका लिख के आएंगे हम, वेन डायग्राम से भी लिख सकते हैं हम उसको, या फिर हम यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे और बिल्कुल सेम ही आंसर ए आ जाएगा इसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 10th में इसके अंदर दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10th जिसमें दिया है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इसका ये मतलब है अगर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बी और सी भी बराबर होना चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि हमने यहाँ पे ए लिया, ए की वैल्यू 1 2 3 ली और बी की वैल्यू 3 4 ली। तो ए और बी में कुछ ना कुछ तो इंटरसेक्शन आ रहा है जो कि 3 है दोनों ही में ही। एंड अगर बी और सी की बात करें तो उन दोनों में भी इंटरसेक्शन जैसे कि हमने लिया 3 का, मतलब दोनों में ही जो इंटरसेक्शन है वो बराबर है। जैसे कि ए और बी का इंटरसेक्शन भी 3 है और ए और सी का भी इंटरसेक्शन 3 है। तो अगर अब दोनों में ही इंटरसेक्शन बराबर है, बट हम ये क्लियरली कह सकते हैं बी और सी जो सेट है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो बिल्कुल एग्जांपल से समझा के आना है हमें इसके अंदर। तो इसका यही मतलब है बी और सी बिल्कुल भी सेट अगर इक्वल ना भी हो तब भी ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल प्रूफ हो सकती है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी, एंड इसका कोई ये मतलब नहीं है कि बी और सी को बराबर होना ही चाहिए इसके लिए, वो अलग भी हो जाएंगे तब भी ये स्टेटमेंट इक्वल ही हो जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 11th वी हैव लेट ए एंड बी आर सेट्स इफ a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, मतलब इन दोनों की वैल्यू हमें 5 दी हुई है, एंड a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x, और एक हमें स्टेटमेंट दी है a यूनियन x के साथ और b यूनियन x के साथ बिल्कुल बराबर दिए हुए स्टेटमेंट्स हमें फॉर सम सेट x, और कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, शो दैट a इक्वल टू b। तो जैसा है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन में 3rd की तरह है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें हमें दो सेट को इक्वल प्रूफ करना हो तो हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन था a यूनियन x एंड b यूनियन x, उसमें हम इंटरसेक्शन कर देंगे a का भी एंड देन b का भी करेंगे, क्योंकि हमें a और b की वैल्यूज ही इक्वल करनी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3rd में मैंने आपको बताया, तो जो गिवन कंडीशन थी हमें a यूनियन x एंड b यूनियन x, उसको हम रखेंगे ऐसा का ऐसे और दोनों तरफ a इंटरसेक्शन कर देंगे दोनों ही साइड पे। तो अगर हम यहाँ पे जब करेंगे a इंटरसेक्शन a यूनियन x तो वो तो हो जाएगा एक इक्वल। देखते हैं कैसे। अगर हमने दो सेट लिए, एक था a और एक था x, और उसका a यूनियन x निकाल दो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब पूरा कवर हो जाएगा ये। एंड उसका अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे a के साथ, दैट मीन्स ये पूरी वाली टर्म ही आ जाएगी, मतलब a ही आ जाएगा। तो हम कभी भी ऐसा बोलेंगे कि a यूनियन x का अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं a के साथ तो a ही आने वाला है हमारे पास। तो हम a इंटरसेक्शन a यूनियन x का वैल्यू लिखेंगे a, जो कि एक प्रॉपर्टी भी होता है, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया कि ये डायरेक्ट ही हम लिखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे इसकी वैल्यू। एंड अगर हम यहाँ पे लगाएंगे इंटरसेक्शन a, तो यहाँ पे हमें अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा b इंटरसेक्शन a, और जो बीच वाला साइन है वो यूनियन ऐसे का ऐसे ही, एंड x इंटरसेक्शन a। तो ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगी हमारे पास। बट अगर हम बात करें, इसके अंदर हमें दिया भी हुआ था x इंटरसेक्शन a या a इंटरसेक्शन x की बात एक ही होती है, उसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है, तो हम इसकी जगह रखेंगे 5। तो अगर हम निकाल सकते हैं यहाँ पे a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन 5, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अगर हम किसी का भी यूनियन 5 के साथ निकालते हैं तो वो वही टर्म आ जाती है, तो यहाँ से डायरेक्टली a की वैल्यू आ जाती है b इंटरसेक्शन a, जो कि मैंने यहाँ पे लिखी और इसको हमने फर्स्ट स्टेटमेंट मान लिया। a की वैल्यू आ गई हमारे पास b इंटरसेक्शन a। एंड अगर ऐसे ही हम बात करें, जो हमें गिवन कंडीशन है, गिवन स्टेटमेंट हमें दी हुई है इसके अंदर a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x वाली, अब इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे दोनों साइड b के साथ। अभी a के साथ तो हमने कर लिया एंड बचता है b के साथ, बिकॉज b और a को ही हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो अब हम इंटरसेक्शन करेंगे दोनों ही साइड b के साथ। अगर हम दोनों ही साइड b के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे को कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट मिलेगी, और ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो b हो जाने वाली है, जैसा कि हमने यहाँ पे भी लगाया a इंटरसेक्शन a यूनियन x की वैल्यू a होती है, तो वैसे ही यहाँ पे भी b यूनियन x इंटरसेक्शन b की भी वैल्यू b ही होने वाली है। यहाँ पे लगेगा, जैसे उस साइड RHS में लगा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें LHS में लगेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो b जो है वो a के साथ कह सकते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन x इंटरसेक्शन b, और यहाँ पे भी x इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ जाएगी 5, और उसका यूनियन अगर करेंगे हम a इंटरसेक्शन b के साथ तो वो वही आने वाला है a इंटरसेक्शन b। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से a इंटरसेक्शन b, जो कि बिल्कुल a की वैल्यू के इक्वल आया। a की वैल्यू भी तो ये आई थी b इंटरसेक्शन है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, अगर a आगे लिखा है या पीछे लिखा है तो दोनों ही वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम हमें दिख रही है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन a इक्वल्स टू b। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें लिखा है हमारे पास, फाइंड सेट a b c सच दैट a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c
आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज फाई। हमें बताना है इसके अंदर ए और बी का, बी और सी का एंड ए और सी का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आना ही चाहिए। बट अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो फाई होता है, होना ही चाहिए। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें लेट किया हमने ए को ए एन बी को लेट किया बी सेट को बी एन सी एंड सी को लेट किया ए एन सी। ये क्यों लेट किया देखते हैं। अब ए और बी का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बिल्कुल भी फाई के इक्वल नहीं आएगा, बिकॉज ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है, बी भी इसमें भी आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है। एंड बी और सी में अगर हम देखते हैं तो कॉमन एलिमेंट जैसे कि यहाँ पे सी है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन है। बट अगर हम बात करते हैं ए और सी के अंदर, तो ए और सी में तो बिल्कुल हम देख रहे हैं ए जो है वो दोनों के अंदर कॉमन है, तो इन दोनों के अंदर भी एक नया एक इंटरसेक्शन आ रहा है। बट अगर हम तीनों में देखें, तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5 बट एंड ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू 5। बट अगर हम बात करें तीनों के इंटरसेक्शन की तो वो बिल्कुल 5 के इक्वल ही होगा। तो हमें कुछ इस तरीके से सेट मान के चलने पड़ेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल प्रूफ हो जाने वाली है, हो जाए।